नमस्कार। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप सबका स्वागत है लेवल अप बीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हैं हम लोग बिहार स्पेशल के उस लेक्चर में जहां पर हम देखेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में, अर्थात मौर्यन एम्पायर के बाद किन लोगों ने शासन किया उनके बारे में हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो रिवीजन करने वाले हैं हम लोग, एमसीक्यूज के माध्यम से कर रहे हैं और एमसीक्यूज ही आपके सामने आएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं हूं आमियार सांडिल्य और आप लोगों के लिए लेके आया हूं बिहार स्पेशल का ये लेक्चर पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्या कहता है देखिए जरा से। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द मौर्यन एम्पायर which of the following dynasty ruled over Magad? After the Mauryan Empire, which of the following dynasty ruled over Magad? मौर्य साम्राज्य के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? अशोक के बाद उसके आने वाले जो शासक हैं वो बहुत काबिल शासक नहीं होंगे, या यूं कहें कि अशोक ने जिन नीतियों का अनुसरण किया उन नीतियों के अनुसरण करने के कारण ही आने वाले शासकों में वो काबिलियत नहीं थी जो मगध साम्राज्य के पतन को रोक पाए। एक तो उन्होंने साम्राज्यवादी नीतियां त्याग दी और शांति की नीतियां अपना ली थी, और किसी भी साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए सेना का, अस्थायी सेना का रहना, साम्राज्य का विस्तार और समय समय पर युद्ध में शामिल होना या युद्ध करना, ताकि अपने दुश्मनों के सामने यह दिखाना कि हम अभी भी उतने ही शक्तिशाली हैं, साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अपने आप को मजबूत करके अपनी साम्राज्य की रक्षा तो करते ही हैं, अपनी साम्राज्य के को अस्थायित्व भी देते हैं। ये रहा नहीं मौर्यन एम्पायर में। तो अशोक के बाद जिन जिन लोगों ने भी शासन किया, चाहे वो दशरथ हो, कुणाल हो, बाद में चल के जो भी शासक आए, वो सब कमज़ोर शासक साबित हुए। हालांकि कुछ काबिल थे, लेकिन अपने साम्राज्य की रक्षा करने में वो सक्षम नहीं हुए। तो अंतिम शासक जो रहे मौर्यन एम्पायर के, मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक हैं, नाम है इनका बृहद्रथ। अंतिम शासक जो हैं इनका नाम है बृहद्रथ। की हत्या उन्हीं का एक मंत्री, उन्हीं का एक अमात्य कर देता है और उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ये समय है 185 बीसी का। 185 बीसी में मौर्यन साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या हो जाती है पुष्यमित्र शुंग के हाथों, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो प्रश्न के अनुसार किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा शुंग राजवंश, शुंग डायनेस्टी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें तो पता चल गया कि कब से कब तक जो है मौर्यन एम्पायर रहा होगा। 185 बीसी में ख़त्म हो रहा है, 321 बीसी में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये दौर रहा आपका मौर्यन एम्पायर का। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 2। ठीक है, आज देखो जी क्या है, रक्षाबंधन आज भी मनाया गया और कल भी मनाया गया था। बहुत लोग आज मना रहे हैं, बहुत लोग कल मना रहे हैं। बहुत जगह सरकारी छुट्टी कल थी, बहुत जगह
बिहार में खासतौर पर सरकारी छुट्टी आज है। हिंदू धर्म में यह देखने को मिल रहा है, हमारे धर्मों में जितनी भी हम त्यौहार मना रहे हैं वो 2-2 दिन हो जा रहा है। जन्माष्टमी भी कभी 2 दिन हो जाता है, होली भी 2 दिन हो जाता है। इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होता है हमारे धर्मों में, हमारे त्योहारों में, समझ में नहीं आता। पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है कि त्यौहार 2-2 दिन हो जा रहा है। और ये एकमतता नहीं है लोगों के बीच में, जो तिथि निर्धारित करते हैं उन लोगों में एकमतता नहीं है, एकमत नहीं है। वो क्या कहा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शुंग डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन शुंग राजवंश के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन ए है मेघदूत, ऑप्शन बी है मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी है महाभाष्य, ऑप्शन डी है ए और बी। दरअसल यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था बी और सी। ऑप्शन क्या होना चाहिए था? इसको सुधारेंगे जरा सा, तब मेरा आंसर सामने निकल के आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी। टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर, और कुछ नहीं है, टाइपिंग एरर। दिस इज ओनली अ टाइपिंग एरर। तो मालविकाग्निमित्रम, देखिए जी, अग्निमित्र जो है, यहाँ पे अग्निमित्र जो है ना, दिख रहा है, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बनेगा, पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बनेगा वो अग्निमित्र ही बनेगा। और अग्निमित्र ही कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम, ये किसका पुस्तक का लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास द्वारा लिखित यह जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसके हीरो हैं ये, है ना, हीरो है, नायक। तो अग्निमित्र, तो ये जो है पुस्तक शुंग राजवंश के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा महाभाष्य, जिसे पतंजलि ने लिखा है, और पतंजलि इसी समय हुए हैं जिस समय पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल था। तो महाभाष्य, मालविकाग्निमित्रम और महाभाष्य दोनों से ही शुंग राजवंश की जानकारी मिलती है। इसीलिए डी के साथ जाना चाहिए हमें, बोथ बी एंड सी। जो शुंग राजवंश का शासन काल है, याद जान जाइए आप पहले से। अगर पहले से जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते तो फिर से जानिए। शुंग वंश जो है उसे वैदिक पुनरुद्धार का काल कहा जाता है। वैदिक पुनरुद्धार का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मण समाज, ये पहला ऐसा शासन था काफी दौर के बाद कि किसी ब्राह्मण राजवंश की स्थापना की। इसको कह सकते हैं प्रथम ब्राह्मण वंश, प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना इसने की। और प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना करने के कारण ब्राह्मणिकल सोसाइटी का फिर से वर्चस्व बढ़ेगा, ब्राह्मणवादी तत्वों की फिर से जो है यहाँ पे वर्चस्वता बढ़ेगी, और ये वैदिक पुनरुद्धार होगा। और इसी काल में आपकी मनुस्मृति भी लिखी जाएगी। मनुस्मृति, इसी काल में मनुस्मृति लिखी जाएगी। और मनुस्मृति आपको पता ही है कि नियम शास्त्र है हिंदू धर्म का, जाति व्यवस्था आधारित नियम शास्त्र है ये, और टोटली भेदभाव से भरपूर ये बुक है, जिसमें ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए और शूद्र को क्या करना चाहिए, ये वर्णित है। और अगर कोई व्यक्ति की जिस जाति से, उस जाति से अलग हट के कोई कार्य करता है या पाप करता है या अनर्गल कार्यकलाप करता है तो किस प्रकार का दंड है वो इसमें वर्णित है। और इसमें सीधे सीधे जो शूद्र जाति के लोग हैं उनके खिलाफ जो है भरपूर इसमें भर भर के बातें की गई हैं। जैसे कहीं मुझे पढ़ने को मिला था, कहीं मुझे मनुस्मृति का बारे में ही पढ़ने को मिला था कि यदि कोई शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से कोई पुत्र या पुत्री हो, पुत्र या पुत्री हो,
तो वो शूद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यों? पुरुष प्रधान समाज है, पिता क्या है? शूद्र है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण पुरुष हो और शूद्र स्त्री हो तो उससे जो पुत्र या पुत्री जन्म होगा वो ब्राह्मण होगा। अब बोलिए, ये कहीं ना कहीं भेदभाव है कि नहीं इसमें? ना, आज भी दलितों के साथ कितना भेदभाव था। आज भी दलित जो हैं उसी काम में लगे हुए हैं। क्या नाले के सफाई में अभी हाल फिलहाल न्यूज आया है, 5 लोग मारे गए नाली के सफाई में। क्यों? क्योंकि गैस जो बनता है नाले में वो बहुत जहरीला गैस होता है, उसी कारण से दम घुट के मौत हो गई। तो सिर्फ वही लोग ये काम क्यों करें? है ना, सिर्फ उन्हीं लोग के जिम्मे तो ये काम है नहीं। खैर, इस पे कभी सामाजिक विज्ञान का ये हिस्सा है, इस पे कभी चर्चा किया जा सकता है, अब ये समय नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखे जरा। गरुड़ा पिलर, है ना, गरुड़ा पिलर कहाँ पे है? विदिशा में। और विदिशा कहाँ पे है? विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये विदिशा में भी किस स्थान पे बोल रहा है कि गरुड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन, एक रुकिएगा, गरुड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ विच प्लेस गिव्स डिस्क्रिप्शन अबाउट सुंग डायनेस्टी। जो गरुड़ा पिलर है, स्तंभ लेख है, वो कहाँ पर स्थित है जो सुंग डायनेस्टी के बारे में बताता है? तो विदिशा जिला तो मैंने बता दिया और राज्य भी बता दिया, एग्जैक्टली जगह बताइए। अब मध्य प्रदेश है तो चित्तौड़ होगा नहीं, वैशाली होगा नहीं, बल्लभी होगा नहीं, क्या होगा? बेसनगर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। इसके अलावा एक अयोध्या स्तंभ लेख भी है, वहां उससे भी जो है पता चलता है सुंग डायनेस्टी के बारे में। जान जाइए, सुंग वंश के बारे में अयोध्या स्तंभ लेख से भी आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मालविकाग्निमित्रम वाज कंपोज्ड बाय होम। अब यहाँ पर आएंगे आंसर, मैंने पहले भी बताया ही था कि मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखित है? कालिदास द्वारा लिखित। हालांकि कालिदास बहुत बाद में होंगे, लेकिन उन्होंने अपने नायक सुंग वंश के शासक को ही बनाया है, तो कालिदास हो जाएगा, डी ऑप्शन, है ना। कालिदास जो है मालविकाग्निमित्रम। इसके अलावा कालिदास के कुछ और पुस्तकों के बारे में अगर बोला जाए तो मेघदूत भी उन्हीं का पुस्तक है। नहीं, अच्छा, अभिज्ञान शकुंतलम उन्हीं का पुस्तक है। अभिज्ञान शकुंतलम। कुमार संभवम उन्हीं का पुस्तक है। तो ये पुस्तक कालिदास का जानकारी होना चाहिए, कालिदास द्वारा लिखित कौन सा पुस्तक है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 5 कहता है, हु बिकेम द रूलर ऑफ मगध आफ्टर पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग के पश्चात जो है कौन शासक बना? अच्छा, ये भी बहुत दिन तक, लंबा समय तक शासन इसका चलेगा नहीं, देखेंगे। पुष्यमित्र सुंग के बाद मगध का शासक कौन बना? कुणाल मित्र, अग्निमित्र सुंग, देवमित्र और इंद्रमित्र। मैंने पहले भी हिंट दे दिया था, इनफैक्ट डायरेक्टली बता दिया था
कि पुष्यमित्र शुंग के बाद मालविकाग्निमित्रम के जो नायक है अग्निमित्र है ना, कौन बनेंगे? अग्निमित्र जो हैं वो इसके शासक बनेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए, है ना। आजकल का क्या है ना कि एक बार पहले क्या होता था ना, पहले खांसी वासी होती थी ना, मुझे याद है बचपन में खांसी वासी होती थी तो घर घर की जो घरेलू नुस्खे होते थे उससे नॉर्मली ठीक हो जाता था, या बहुत होता था तो कफ सिरप नॉर्मल कोई आता था पी लेते थे। अभी क्या है, कोई खांसी होती है ना, इतना ज़्यादा मतलब बॉडी जो है ना रिएक्ट करता है ना चीज़ों को लेकर के, अब वो एडेप्टेबल हो गया है। सिर्फ कफ सिरप से काम नहीं चलता बॉडी को, जब तक तुम कफ सिरप के साथ कोई एंटीबायोटिक नहीं खाओ तुम्हारी खांसी नहीं जाएगी, कफ का समस्या नहीं जाएगा। उस पे भी कई बार होता है कि आप दो दो तीन तीन जो है ना वो फुल सिरप का डब्बा पी जाते हैं तब भी नहीं ठीक होता है ना। आजकल खांसी आम समस्या है और ये आम समस्या बड़ी खतरनाक हो गई है, और खांसी है मतलब कफ है ना। तो देखो जी, कुछ दिन से समस्या से परेशान हूँ। अब क्या है कि मैं एंटीबायोटिक खा नहीं रहा हूँ क्योंकि एंटीबायोटिक से मुझे सख्त एलर्जी है। हु हैड डिस्ट्रॉयड 84,000 बुद्धा स्तूपास? देखो जी, मैंने प्रश्न है क्या कि 84,000 बौद्ध स्तूपों को किसने नष्ट किया? पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण शासन की स्थापना करनी थी, ब्राह्मणवादी तत्वों को इसने संरक्षण दिया, और अन्य जो धर्म जो उभर के आए हुए थे जैसे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, आजीवक संप्रदाय हो, या जितने भी बाकी संप्रदाय हो, उन सब के साथ इसने कठोरता बरती है, भयंकर रूप से कठोरता बरती है। बात समझ में आई? जम के शोषण किया इन्होंने बौद्धों के साथ, बौद्ध भिक्षुओं के साथ। इनफैक्ट इनके शासन काल में हजारों हजार बौद्ध भिक्षुओं ने वो स्थान ही बदल दिया, स्थान ही छोड़ दिया। तो इन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। हम सिर्फ मुस्लिम शासकों पर ये आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम शासक जब हमारे यहाँ आए थे, जैसे औरंगजेब या सल्तनत कालीन शासक, या उसके पहले भी जब भारत में उन्होंने अपनी शासन की स्थापना नहीं की और भारत में वो सिर्फ लूटपाट मचाने आते थे, उस क्रम में भी उनका निशाना मंदिर होता था, क्योंकि मंदिरों में ज़्यादा धन की प्राप्ति होती थी, मंदिर जो है धन के ज़्यादा बड़े स्रोत होते थे, तो वो मंदिरों को नष्ट कर देते थे। ये हम आरोप तो लगाते हैं। औरंगजेब ने सैकड़ों और हजारों मंदिरों को नष्ट किया, कितने सल्तनत कालीन शासकों ने मंदिरों को नष्ट किया, है ना। लेकिन यहाँ पर तो देखिए कि हिंदू धर्म की स्थापना के लिए बौद्ध धर्म किसी भी एक धर्म के शासक, किसी भी एक धर्म का शासक यदि दूसरे धर्म के पूजनीय स्थल को, यदि उसके मंदिरों को नष्ट करता है, मठों को नष्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वो आलोचना का पात्र है। तो एक ही तराजू पे यदि हम मुस्लिम शासकों को तौलते हैं, उसी तराजू पे बैठा के हमें पुष्यमित्र शुंग को भी तौलना पड़ेगा कि उसने बौद्ध ब्राह्मण समाज के पुनरुद्धार के लिए, ब्राह्मणिकल सोसाइटी को फिर से उभारने के लिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बाकी धर्मों को एक तरह से उस कठोरता की नीति अपनाई उनके साथ। और ये 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ना क्या है, यह एक दिखाता है कि पूरी तरह से वो नेस्तनाबूद कर देना चाहता था, बौद्ध धर्म को बर्बाद कर देना चाहता था, है ना, उसका नामो निशान नहीं छोड़ना चाहता था। खैर, तो क्या होगा, ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ये साहब कौन है? पुष्यमित्र शुंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुष्यमित्र शुंग हैड गिवन अ ग्लोरियस शेप टू स्तूपा सिचुएटेड एट विच प्लेस? अरे चलो 84,000 चलो बौद्ध स्तूप को इसने तोड़ा, तो
इन कुछ बौद्ध स्तूपों को इसने कुछ विशाल उसको कुछ शेप दिया, कुछ विशालता महानता का आकार दिया है। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान पर स्थित स्तूपों को गौरवशाली आकार दिया था, एक महान आकार दिया था, एक बड़ा आकार दिया था, भव्यता का एक परिचायक हो ऐसा आकार दिया था। कहाँ के स्तूप को? ऑप्शन ए है भरूच, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है सांची, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अब जो 4 ऑप्शन कर दिया ना, 5वां ऑप्शन हटा के, तो यहां पे उपरोक्त सभी भी दे सकता है, या ये भी दे सकता है बच्चे कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बात समझ रहे हो? डी में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। डी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ के स्तूपों को इसने गौरवशाली आकार दिया है? तो इसने तीनों ही स्थानों के स्तूपों को गौरवशाली आकार दिया है, भरूच, बोध गया और सांची। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। Who was the priest at the Ashwamedh Yagya performed by पुष्यमित्र शुंग? पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित कौन थे, है ना। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अलग अलग तरह का यज्ञ होता था। ये वैदिक रीति रिवाज थे, वैदिक कर्मकांड है। तो अश्वमेध यज्ञ जो है उसमें क्या किया जाता है ना, अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता है कि यज्ञ के पश्चात एक घोड़ा छोड़ा जाता है, एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा उस स्थान से निकलता है और अलग अलग प्रांतों से गुजरता चला था, उसके साथ सेना चलती है। तो घोड़े के पीछे पीछे क्या चलती है? सेना चलती है। जिस राज्य से वो घोड़ा गुजरता हुआ चला जाएगा, वो राज्य उस शासक के अंदर चला आएगा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है। यदि किसी राज्य के शासक, दूसरे राज्य के शासक ने उस घोड़े को पकड़ लिया या पकड़ने की कोशिश की, पकड़ लिया, अर्थात वह उस शासक से टकराने के लिए तैयार है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, वो अपना प्रांत उस शासक को नहीं देना चाहता है ना। राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया, श्री राम जी ने, और उनके पुत्र लौ और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया, हुआ था युद्ध। उत्तर रामायण में आप पढ़ेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ जो है किया गया था पुष्यमित्र शुंग द्वारा, यह कुछ ऐसा था कि अपने साम्राज्य के को अस्थायित्व देने के लिए, प्रामाणिकता देने के लिए, है ना, या यूं को विस्तार कर देने के लिए। विस्तार देने के लिए इसने किया था। ये क्लियर है? तो कौन था इसका पुरोहित? आचार्य मनु, आचार्य पाणिनि, पतंजलि या दांडी? तो बता दूं कौन होगा? पतंजलि। कौन है? पतंजलि जो है इसके पुरोहित, ठीक है ना। योग दर्शन के पतंजलि क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक है ना। पतंजलि क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी। ठीक है, बहुत लंबे समय तक चला नहीं, 185 बीसी में स्टार्ट होता है और 75 बीसी आते आते समाप्त हो जाता है, इनफैक्ट 72 बीसी। तो कौन था सुंग डायनेस्टी का अंतिम शासक? ब्रह्मभूति, देवभूति, नामभूति या इंद्रभूति? तो सुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति। कौन है? देवभूति। इसकी हत्या कर देता है इसी का मंत्री वसुमित्र। वसुमित्र जिसकी द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और वसुमित्र ने
कण्व वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, ये भी बहुत लंबा समय तक शासन इसका भी नहीं रहेगा, छोटे छोटे इनके दौर रहेंगे। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। द फर्स्ट ब्राह्मण किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मगध। भाई अब ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की बात हो रही है। मैंने पहले ही बताया कि मौर्यन एम्पायर के बाद प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। अच्छा, वसुमित्र भी जो कण्व वंश की स्थापना करेंगे वो भी ब्राह्मण वंश ही है। वसुमित्र भी ब्राह्मण ही है और ब्राह्मण वंश का स्थापना वो भी करेंगे। ठीक है, तो पुष्यमित्र हो जाएगा ये। क्वेश्चन में 11 क्या कहता है, देखे जरा सा। अराउंड द ग्रैंड टेम्पल ऑफ बोध गया a small vedika made of stone is found. From which of the following period it belongs to? बोध गया के भव्य मंदिर के आसपास पत्थर से बनी एक छोटी सी वेदिका मिली है ना। बोध गया में जो भव्य मंदिर का निर्माण है वहां पे एक छोटी वेदिका मिली है, यह किस काल से संबंधित है? अब पढ़ रहे हो शुंग या कण्व, दोनों की चर्चा आ गई। कण्व तो लिखा नहीं है, क्या है? शुंग है। शुंग वंश से संबंधित है ये, लेकिन एग्जामिनेशन में अब ये टॉपिक का नाम ही है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें शुंग, कण्व, कुषाण, आंध्र सातवाहन इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो लेकिन एग्जामिनेशन में तो होगा नहीं ना कि हाँ इसी टॉपिक से हम पूछ रहे हैं, वहाँ पे आइडिया लगेगा नहीं, तो आप दिमाग लगाएंगे ना। तो थोड़ा सा रिवीजन करके जाना है आपको। बोध गया के भव्य मंदिर के आसपास पत्थर से बनी एक छोटी सी वेदिका मिली है, तो ये कहाँ से? शुंग वंश। इस बार के एग्जाम में 69वीं बीपीएससी में एक अच्छी बात ये होगी कि आपको अपना होम डिवीजन मिलेगा सेंटर के तौर पे। अतुल प्रसाद ने यही कहा है, बीपीएससी के अध्यक्ष ने, कि 69वीं बीपीएससी में क्या किया जाएगा? होम डिवीजन देने की कोशिश की जाएगी। 11 के बाद 12 देखते हैं। Which Shung ruler tried to destroy Kukutram monastery at पाटलिपुत्रा thrice? किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्रा स्थित कुकुटराम मठ, है ना, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध मठ था, ठीक है, और ये कहाँ पे है? पाटलिपुत्रा में। 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया, काफी क्षति पहुंचाई इसको। 84 स्तूपों को भी इसने नष्ट किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्रा में जो स्थित कुकुटराम विहार है, महाविहार या मठ कह लीजिए, महाविहार कह लीजिए, उसको नष्ट करने का प्रयास किया है ना, और क्षति पहुंचाई उसको। ठीक है, तो काफी ऐसे शासक थे जो बाद में चल के बौद्ध धर्म से ईर्ष्या करने लगे। बौद्ध धर्म उनको जचा नहीं, उन्हें ऐसा लगा कि उनके शासन को विस्तार देने में ये धर्म एक तरह से रोड़ा है, एक तरह से कांटा है। कोई भी शासक किसी धर्म को यदि संरक्षण देता है, इसलिए संरक्षण देता है क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि ये फलाना धर्म या फलाना संप्रदाय हमारे शासन के स्थायित्व या विस्तार में सहायक सिद्ध होगा, ठीक है ना। वरना खैर इस पे हम एमसीक्यूज पे ही टिके रहे तो ज़्यादा बेहतर है। गार्गी संहिता मेंशन द अटैक ऑफ यवना, यवना ग्रीक है ये, यवना यूनानी है, ऑन पाटलिपुत्रा, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द इन्वेजन टेक प्लेस, है ना। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवन किसको कहते हैं? ग्रीक के लोगों को, यूनान के लोगों को, जहां से सिकंदर आया था, आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो यह आक्रमण पर तो जानिए कब हुआ था? 185 बीसी में हुआ था। जान जाइए कब हुआ था? 185 बीसी में हुआ था, ठीक है। और
अभी जस्ट सुंग वंश की स्थापना हुई ही थी, 185 BC में सुंग वंश की स्थापना हुई थी। तब तक जो है वो आक्रमण हो गया। किसने किया था? डेमेट्रियस ने। किसने किया था? डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने, ठीक है ना। तो किसके समय में? पुष्यमित्र सुंग के समय में, जब सुंग वंश के समय में हुआ था और तुरंत हुआ था सुंग वंश की स्थापना के जस्ट बाद, तो किसके समय में हुआ होगा? लॉजिक लगा सकते हैं आप। लॉजिक कैसे? लॉजिक का कोई अंत नहीं होता जी, फिर भी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए इतनी लॉजिक काफ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखे जरा सा। आफ्टर सुंग डायनेस्टी विच डायनेस्टी टुक ओवर द रूल ऑफ मगध? अच्छा, सुंग वंश के बाद किस वंश का मगध का शासन स्थापित हुआ मगध पर, है ना। एक तरह से मगध अराजकता की स्थिति में है, कोई स्थायी राजवंश की स्थापना हो नहीं पा रही है। मौर्य साम्राज्य के बाद जो भी शासक आते हैं या जो जिस वंश की भी स्थापना होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्थायित्व नहीं है, बहुत लंबे दौर तक ये नहीं टिक रहे हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। इस क्रम में जो है सुंगवंश के बाद, मैंने पहले ही बताया, सुंगवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वसुमित्र कण्व वंश की स्थापना करेगा। क्या होगा? कण्व वंश, है ना। कण्व वंश की स्थापना यह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? Who was the founder of कण्व वंश? अब बार बार इस बंदे की नाम आ रही है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर देना चाहिए आप लोगों को। आप लोग कमेंट में सेक्शन में कोई कमेंट करते नहीं है, इतनी कंजूसी आप क्यों बरतते हैं समझ में नहीं आता। बाकी आप कोई कॉमेडी की कोई क्लिप हो, मूवी की क्लिप हो, कोई फालतू की क्लिप हो, उस पर आप जी जान से कमेंट करते हैं बिना मतलब का। लेकिन जहाँ पे आपको कमेंट करना चाहिए वहाँ पे कहीं कमेंट करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती आपको। इवन आप डेटा बर्बाद करने में एक्सपर्ट हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र नाम आ रहा है इनका। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, लेकिन कड़वा है तो सत्य है। सब अपने अंदर झांक के देखो, अधिकतर समय सिर्फ शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम और फालतू की वीडियोस जो जिसके अंदर नीचे फालतू फालतू कमेंट्स करने में तुम लोगों का समय जाता है, नथिंग एल्स। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं तो रिवीजन तो करें, साथ ही साथ कमेंट में आप अपना राय जरूर दें ताकि हमें पता चले कि आपका क्या डिमांड है, आगे हमें क्या लेके आना चाहिए आपके लिए, ठीक है ना। Which of the following was not ruler of कण्व डायनेस्टी? है ना। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ क्योंकि बार बार आ रही है खांसी, थोड़ी सी पानी पी लूँ जरा। ओके, निम्नलिखित में से कौन कण्व वंश का शासक नहीं था? ओके, भूमिमित्र। भूमित्र हो गया है, इसका पूरा नाम भूमिमित्र था। क्या था? भूमिमित्र। ये था, नारायण भी था और सुशर्मा भी था। ये अंतिम शासक, अंतिम कण्व शासक। कौन नहीं है? वासुदेव नहीं है, ठीक है। वासुदेव जो है वो कण्व वंश का शासक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? द रूल ऑफ कण्व डायनेस्टी लास्टेड फॉर विच पीरियड?
कण्व वंश का शासन किस काल तक रहा, है ना? 75 से 25 ईसा पूर्व, 74 से 24 ईसा पूर्व, 73 से 23 ईसा पूर्व, या 72 से 27 ईसा पूर्व। हमारा आंसर डी सही है। इसमें कहीं कुछ सीधे समय काल पूछ रहा है, आप जान जाइए इसका समय काल कब से कब तक है। 72 से 27 ईसा पूर्व। बहुत लंबा समय तो नहीं कहलाएगा इनका, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। डेमेट्रियस कौन था? वही यवन शासक, है ना? यवन शासक था। तो इसने पाटलिपुत्रा पे आक्रमण किया पुष्यमित्र शुंग के समय में। कब? 185 ईसा पूर्व, 155 ईसा पूर्व, 140 ईसा पूर्व, या 180 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 185 ईसा। सही है, 185 ईसा पूर्व। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? After the Kanva dynasty, पाटलिपुत्रा was ruled by the king of which dynasty for some time? कण्व वंश के बाद कुछ समय तक पाटलिपुत्रा पर किस वंश का राजा का शासन था? क्योंकि ये अस्थिरता का दौर है, कोई भी वंश बहुत समय तक टिक नहीं रहा है। कोई यदि स्थायित्व देना चाहता भी है तो बाहरी कोई शक्तिशाली वंश आकर के आक्रमण करके उसको गद्दी से हटा देता है। तो कनिष्क के आने तक या कुषाण के आने तक जो पाटलिपुत्रा का शासन करेगा वो कौन है? शत्रुवंश, मित्रवंश, वकाटक राजवंश, या गोत्रवंश? तो ये है मित्रवंश। कौन है? मित्र डायनेस्टी के शासक। क्लियर है? अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मनुस्मृति वॉज कंपोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी? मनुस्मृति की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई थी? मैंने तो शासक का नाम भी बता दिया था। पुष्यमित्र शुंग के समय में हुई थी। तो किस शासन के में हुई थी? शुंग वंश के समय में मनुस्मृति की रचना की गई। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न कुछ था नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? द कलिंगा रूलर खारवेल अटैक्ड मगध। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। क्योंकि मगध अब कमजोर है ना, मगध में कोई शक्तिशाली शासक है नहीं, जिसका मन कर रहा है आक्रमण कर देता है। ठीक है ना? तो खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कब? पहली शताब्दी के अंत में, दूसरी शताब्दी के अंत में, तीसरी पहली शताब्दी के, अच्छा वही हो गया है होना चाहिए था। तो चलिए पहली शताब्दी के अंत में मार लीजिए। थोड़ी सी परेशान है। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी के अंत में। सी नंबर ऑप्शन दोबारा हो गया है तो उसको इग्नोर करिएगा। हु एस्टैब्लिश्ड कुषाण डायनेस्टी? कुषाण राजवंश की स्थापना किसने की है? ठीक है ना? ठीक है, कुषाण राजवंश की स्थापना किसने? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के महानतम शासकों में से रहा, लेकिन इस वंश की स्थापना करने में कुजूल कडफिसेस
कुजूल कटफिसस जो है वो इसके फाउंडर है ना, कुषाण वंश के। ठीक है, इसमें बहुत, क्योंकि बिहार स्पेशल में हम सीधे वन लाइनर पढ़ रहे हैं, जब प्रॉपर तरीके से एंशियंट हिस्ट्री चलेगी ना तो उसमें हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, और वहाँ पे फिर कुषाण डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे भी। यहाँ पे हमने बिहार स्पेशल वाले में ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, है ना। कुषाण डायनेस्टी का सबसे मोस्ट फेमस रूलर कौन है? नाम पहले बताया मैंने, कनिष्क। कनिष्क जो है वो कुषाण डायनेस्टी का सबसे महानतम शासकों में से एक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर है, व्हेन डिड कनिष्क बिकेम रूलर ऑफ कुषाण। देखो जी, इसके तिथि में बड़ा मतभेद है। कुछ मानते हैं 127 सी से 140 सी है, मतलब एडी कह सकते हैं। कुछ का मानना है कि नहीं, वो 78 एडी में ही बन गया था, और कहीं कहीं 75 एडी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 75 एडी कर सकते हो, 78 एडी हो तो 78 एडी भी स्टार्ट कर देना, टिक लगा देना। दोनों इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो 75 एडी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे, 75 एडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कनिष्का हैड इट्स कैपिटल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी पुरुषपुर। कहाँ थी? पुरुषपुर, ठीक है। कहाँ इसने राजधानी बनाई थी अपनी? पुरुषपुर। तो इसकी राजधानी, कैपिटल जान जाइए, पुरुषपुर राजधानी इसकी रही है। क्लियर है? अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26, कनिष्क won the war of expansion of his area to which place? कनिष्क ने अपने क्षेत्र विस्तार का युद्ध कहाँ तक जीता? तो मगध तक, है ना। उज्जैन, काशी अंग नहीं, अंग तो था ही, और विस्तार होते होते वो कहाँ तक चला गया? मगध। मगध उस समय अंग में ही आता था। उस तरह से अगर बोला जाए कि पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ तक शासन जीती, तो पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ को जीता था, याद रखिएगा। इसने कहा किसको जीता था? विदर्भ को। इसके अलावा किसको हराया था इसने? यवनों को जीता था। तो दो युद्ध इसका बड़ा फेमस है पुष्यमित्र शुंग का, विदर्भ के खिलाफ और यवनों के खिलाफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, जब इसने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया तो उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जो है अश्वघोष को जबरदस्ती कहा। तो ये लिखा जाता है क्वेश्चन में कि किसको प्रश्रय दिया, लेकिन प्रश्रय नहीं दिया, ये जबरदस्ती ले गया। विद्वानों का बड़ा प्रशंसक था ये। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? आश्रय कम, जबरदस्ती उठा के ले जाना ज़्यादा था ये, ठीक है ना। किसको? अश्वघोष को। और यही अश्वघोष चौथे बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे, है ना। उपाध्यक्ष रहे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन है, द फेमस फिजिशियन चरक वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ चरक, ठीक है। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? चरक का नाम कौन नहीं जानता, ठीक है ना। तो चरक किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। चलिए
Now it's time to see the question number 29. Which ruling dynasty overthrew the last ruler Susarma of the Kanva dynasty? ठीक है ना? किस प्रश्न है कि किस शासक वंश ने कण्व वंश के अंतिम शासक को उखाड़ फेंका था? किसने? आंध्र सातवाहनों ने। सातवाहन वंश जो थे उसने आक्रमण किया था मगध पर और सुशर्मा को मार डाला था। ठीक है। और उसके बाद मित्र वंश ने इस पे शासन किया। आंध्र सातवाहन ने हराया तो, लेकिन यहाँ पे शासन मित्र वंशों ने किया। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न, विच डायनेस्टी प्रोबेबली रूल्ड मगध आफ्टर द फॉल ऑफ द कुषाण एम्पायर? कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद संभवतः किस राजवंश ने मगध पर शासन किया? तो ये वैशाली के शासक लिच्छवी शासक हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों के बीच मतभेद है, कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते और उनका मानना है कि शक शासकों ने इस पर शासन किया था। तो प्राचीन इतिहास के कई सारे तथ्यों को लेकर के हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि विवादास्पद चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है। कोई जो कह सकते हैं कोई इसका ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है। ठीक है। जो भी प्रमाण है वो नाटक या किसी पुस्तक के माध्यम से हमें पता चलता है, और ऐसा जिसके तिथि, जिसके तथ्य, जिसके फैक्ट्स के ऊपर बड़ा विवाद हो सकता है ना। एक सा फैक्ट्स नहीं मिलता। आधुनिक इतिहास में मिल जाएगा एक जैसा फैक्ट्स, है ना। अलग अलग लॉजिक, अलग, क्योंकि हिस्टोरियंस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो अलग अलग हिस्टोरियंस अपने अपने पक्ष के अनुसार से तथ्यों को रख सकते हैं, लेकिन तथ्य वहीं रहेगा, उसको सामने प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। लेकिन प्राचीन इतिहास के तथ्यों में जो अकाउंट्स हैं, जो जहाँ से हमें सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ा विवादास्पद है, तो उस पर बड़ी विवाद और बहस हो सकती है, चर्चा हो सकता है। ठीक है ना। खैर, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड को लेकर के, और तब हम मध्यकालीन बिहार में हम इंटर करेंगे। मेरी कोशिश है कि इतिहास के बाद ज्योग्राफी जल्दी स्टार्ट हो जाए। एग्जामिनेशन का मात्र 30 दिन बचा हुआ है। 30 दिन में सिर्फ रिवीजन करें आप लोग, और कुछ नया मत पढ़िए, मॉक पेपर खूब लगाइए। ठीक है ना। इसी के साथ लेता हूँ आज की क्लास से विदा। करिए रिवीजन मस्ती से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।